नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और मेरे साथ हैं अशोक वानखेड़े जी। अशोक भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। और आज मैंने पूछा अशोक जी से कि क्या विषय है, क्या बात की जाए, क्या बात करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा आज तो हाहाकार मचा हुआ है। और सच में कल मैंने वीडियो किया था अशोक जी, परसों किया था, और मैंने कहा था कि मार्केट में अभी और हाराकिरी देखने को मिलेगी जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं। और मैं गुजरात में लंबे समय तक रहा हूं, तो वहां ढेर सारे जानने वाले लोग हैं, उनसे बात चल रही है। तो इंडस्ट्री के अंदर क्या हाल है, मैं सच बताऊं कि अखबारों और टीवी चैनलों से ये बात कतई आप नहीं समझ सकते कि इंडस्ट्री के अंदर क्या हाल है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि मजदूरों की बड़ी संख्या जो होती है वो हायर एंड फायर वाली होती है, और उनकी हालत खराब है। दूर दूर से गए हुए जो मजदूर है, काम बंद पड़ा है। कहाँ इस समय तक नेक्स्ट ईयर की गर्मियों के कपड़ों के भी जो सेटिंग होती थी, अमेरिका से जो डील होती थी व्यापारियों के बीच की, वो हो जाती थी। कहाँ जाड़े के कपड़ों की डील भी अभी फाइनल नहीं हुई है, और जो कपड़े तैयार होकर रखे हुए हैं उनका क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। और उधर बिहार में एफआईआर हो रही है राहुल गांधी पर। कल एफआईआर हो गई राहुल गांधी पर, उसके पहले तेजस्वी यादव पर एफआईआर हो गई। प्रधानमंत्री के लिए बुरा बोलना, प्रधानमंत्री के लिए खराब भाषा उपयोग करने पर एफआईआर हुई है। अशोक जी, आश्चर्य होता है कई बार कि बुरी भाषा की बात अभी इस देश में की जाती है। जिस देश ने कांग्रेस की विधवा सुना है, जिस देश ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड सुना है, जिस देश ने कपड़े देखकर पहचान लेना सुना है, और क्या क्या सुना है, वो अब मैं क्या बताऊंगा और आप क्या बताऊंगा। जनता अगर याद करना चाहेगी तो जानेगी। तो जैसे हमेशा करता हूं, सवाल नहीं, सीधे तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सर, सबसे पहले बिहार पे आएंगे, अपने देश से शुरू करेंगे। हालत जी बहुत बिल्कुल। बुरी है। और अब एनडीए में अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ रही है। बेचैनी इसलिए बढ़ रही है कि उन्हें भी ऐसा नहीं कि भाई देखिए, हमारे तो सभी राजनीतिक दलों में मित्र है सभी। और अब उनको राहुल गांधी के इस मताधिकार यात्रा का जो यात्रा निकली है, उससे उमड़ती हुई भीड़ अब कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल कर रही है एनडीए को। उन्होंने वाकई सोचा नहीं था कि जो भीड़ इतनी उमड़ जाएगी। और मैं आज भी कहता हूं कि मैं उस यात्रा को, चाहे कुछ लोग इसे इत्तेफाक ना रखें, ये यात्रा मैं आज भी राजनीतिक नहीं समझता। हो सकता है कि इसका फायदा राजनीतिक हो, इसका तेजस्वी को फायदा हो, इसमें राहुल गांधी को फायदा हो। लेकिन जो लोग उमड़ रहे हैं वो राजनीति के लिए नहीं उमड़ रहे। और राहुल गांधी को देखने या तेजस्वी को देखने या सुनने को नहीं उमड़ रहे। वो उमड़ रहे हैं अपने मताधिकार की रक्षा करने के लिए। मैं बार बार कहता हूं, आजादी के बाद सही मायने में मिला भी तो क्या मिला? सवाल तो वही है, हल तो कुछ हुए नहीं। जो हल हुए तो नए सवालों को पैदा करके हल हुए। एक सवाल छूटता है तो वो दो सवालों को पैदा करके जाता है। तो निरंतर स्ट्रगल चल ही रहा है भारतीयों का। चाहे किसान का हो, चाहे मजदूर का हो, चाहे प्रोफेशनल का हो, चाहे नेताओं का अपना हो, स्ट्रगल तो चल ही रहा है लगातार। सिर्फ एक एक चीज है कि एक भिखारी भी, एक दलित भी, अति दलित भी, सवर्ण भी, उद्योगपति भी, पैर पैर आने वाला भी, और 1,000 करोड़ के जेट में आने वाला भी मतदान के लाइन में एक ही मत डालता है। और वही उसका जीवन का, वही उस अचीवमेंट है। आजादी का मायने क्या है? तो मुझे मतदान का अधिकार है। और वही अधिकार यदि छीना जा रहा है तो लोग रास्ते पे हैं, लोग उद्वेलित है, लोग क्रोधित है। और फिर सिर्फ क्रोध इसका नहीं है कि मतदान का अधिकार छीना जा रहा है, क्रोध इसका भी है कि ये चोरी की सरकार है। लोग बिलीव करने लगे हैं कि यदि हमारे साथ ऐसा हो गया। अब बीजेपी के कई लोग ऐसे हैं बिहार के, जिनसे व्यक्तिगत रूप से बात होती तो वो कहते हैं कि आप कहते हो कि हमारे लिए एसआईआर हुआ और एसआईआर से तो हमको नुकसान हुआ। एसआईआर ने तो बिल्कुल हमको रास्ते पे ला दिया। और इसकी परिणति क्या है? जो खबरें छन के आ रही है कि भाई अब 101 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी और 105 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, मतलब वो जनता दल यूनाइटेड जेडीयू लड़ेगी, लड़ेगी। जेडीयू लड़ेगी। ये चुनाव का जब टेम्पो बनना चालू हो गया था, और ये जब मतदार की यात्रा नहीं निकली थी, या चोर वोट चोरी की वो जो बम, एटम बम नहीं फोड़ा था राहुल गांधी ने, तब तक तो ऐसा लग रहा था कि जनता दल यूनाइटेड को 50-60 सीटें भी मिले तो बहुत बड़ी बात। क्योंकि आपका कोई स्ट्राइक रेट पिछले बार भी अच्छा नहीं रहा, और इस बार भी तो आपको डिटोरिएशन ही हो रहा है। पूरी पार्टी बीजेपी के स्लीपर सेल से पटी हुई है। नीतीश कुमार की हेल्थ का बड़ा इशू है, भ्रष्टाचार की बड़ी चीजें थोपी हुई है, उधर पीके लगातार आक्रामक हो रहा है। इन सारी चीजों के चलते तो मुझे लगा कि बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी की इस मताधिकार यात्रा ने
जो हालत बना दी है एनडीए की, तो उनको लगा कि नहीं, अब जो कुछ भी है जेडीयू के भरोसे ही रहेंगे, क्योंकि हमारे भरोसे अब मुश्किल है निकालना, और नीतीश के भरोसे आप रहेंगे तो कहाँ रहेंगे। वहाँ एलजेपी के चिराग पासवान पूरे सीट पे कहाँ लड़ने वाले थे, वो घूम फिर के 20 सीट पे एडजस्ट हो जाएंगे, 10-10 सीट पे बाकी लोग आएंगे। ये जो खबरें आ रही है, हो सकता है कि इसमें कंफर्म भी हो सकता है इसमें थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो जाए, 2-4 सीटें आगे पीछे। ये क्यों हुआ? लगातार हर जिले के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और हमने देखी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मुझे दया आ रही थी, क्योंकि मैं जो प्रसाद, रविशंकर प्रसाद जी है, मैं उनको एक अच्छा वकील मानता हूँ। अच्छे वकील है, अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छा आर्टिकुलेट करके बोलते हैं। जब वो राहुल गांधी के आरोपों पे चुनाव आयोग की तरफ से उतरे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मतलब वो भाजपा का पक्ष रखने उतरे थे और चुनाव आयोग को डिफेंड करते रहे, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों का कोई जवाब नहीं था उनके पास। वो जिलेबी जिलेबी बनाते हुए, इमरती बनाते हुए दिखाई दिए मुझे। ये सब हलवाई बन गए, जिलेबी और इमरती से आगे बढ़ नहीं रहे, क्योंकि कोर इशू नहीं इशू बता सकते हैं। कोर बिल्कुल कुछ बात करने को तैयार नहीं है कि भाई 1,02,52 वोट फर्जी है, ये बताया है। आप ये बताइए कि 1,02,52 वोट फर्जी नहीं है, आप क्या एफआईआर दर्ज करते हैं? डाल दीजिए राहुल गांधी को जेल में। आप प्रूव तो करिए, ये आपकी चुनाव ये सूची है भाई। ये कोई राहुल गांधी ने मनगढ़ंत, या आपने और मेरे ने, अशोक द्वय ने थोड़ी उठा के दे दी एक लिस्ट अपने मन में, रात को उठे ही सुबह जो नाम आए मन में लिख दिए। ये काम तो भी चुनाव आयोग करता है, जो नाम आए मन में लिख दिया, किसी को पुरुष बना दिया, किसी को स्त्री बना दिया, किसी का बाप बदल दिया, किसी का हस्बैंड बदल दिया, किसी को मार डाला, किसी को जीवित कर दिया। ये तुगलकी काम तो चुनाव आयोग कर रहा है। और दिन ब दिन अब ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ वो बैंगलोर वाली बात नहीं हुई, हर प्रदेश से, राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, खबरों के यूपी से खबरें खबरें आ रही भाई। इधर इधर देखो, एक घर पे 50 लोग, एक घर से 60 लोग, एक घर के 9 से लोग, मतलब पता नहीं कौन सा ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे। तो लोगों को विश्वास होने लगा है कि ये चोरी की सरकार, ये मतदान की सरकार नहीं, ये सरकार लोकतंत्र की नहीं। और इसका जवाब देने के लिए अब ये जितने भी है बीजेपी वाले, वो भी बगले झांकने लगे हैं। और ऐसे में जहां इनको लग रहा था कि हम अपने बलबूते पर सरकार बना के जेडीयू को ठिकाने लगा देंगे, यहां खुद अब सरकार बनाने के लाले पड़े हैं जेडीयू किसी के साथ भी बन के, क्योंकि एक टेम्पो बन गया है। उसके बाद देखिए ये कितना लचर सरकार है। 20 साल से तो वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। अब ये नीतीश कुमार कहे कि मैं बेरोजगारी हटाने के लिए 5 साल और मांग रहा हूं, अब उनको इससे ज्यादा निर्लजता नहीं हो सकती आदमी की। तो ये बेशरम इंसान, तूने 25-20 साल किया क्या रे अभी वहां पे? 11 साल अगले से तो मोदी अगले जी। 5 साल, अगले हाँ, 5 साल वो अपनी अपनी बेरोजगारी बचाने के लिए मांग रहे हैं कि 5 साल मांग रहे हैं। बेरोजगार ना होना पड़े हाँ उनको। हाँ, तो अपनी बेरोजगारी बचाने के लिए मांग रहे, सही कहा आपने। अब बताइए, बिल्कुल चुनाव मुंह पे आते से ही माँ सीता की याद आ गई। चले गए वहां पे गृह मंत्री जी, 900 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मंदिरों का। अरे क्या मंदिर ही बनाओगे क्या? 900 करोड़ प्रोजेक्ट, 900 करोड़ रुपए में कितने स्कूल बनते, कितने अस्पताल बनते। और माँ जानकी को आप क्या भव्य प्रसाद, भव्य मंदिर दे रहे हो? माँ जानकी को समझो तो पहले कहीं। माँ जानकी ने सिर्फ अपना बचपन ही राजा महाराजा के पैलेस में बिताया है। उसके बाद तो पूरा जीवन राम जी के साथ उनने वनवास निकाला। रावण भी उठा के ले गया तो उसको घर किसी पैलेस में नहीं रखा, अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका में रखा। और उसके बाद वापस आ गई तो फिर जंगल में, अपने बच्चों को भी जन्म दिया तो जंगल में। अब उसके लिए ये बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं। शिव जी सो साक्षात त्याग और वैराग्य है। धतुरे खाना वाला मेरा शिव जी, पूरी राख और सांप गले में लपेटने वाले मेरे शिव जी को अब ये महाकाल लोक देते हैं, काशी कॉरिडोर देते हैं। ये सिर्फ इवेंट है। उस बिहार में रास्ते चाहिए, उस बिहार में स्कूल चाहिए, उस बिहार में स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है। 75 साल हो गए आजादी के, यदि आज भी बच्चों को छत नहीं है स्कूल पे, तो लानत है ऐसी सरकारों पे। आज भी बाढ़ आने के बाद लोग पेड़ों के ऊपर अपना घर 15-15 दिन पेड़ों के ऊपर जाके बैठते हैं। इससे ज्यादा शर्मसार बात क्या हो सकती है?
और जब मंदिर चले गए ये राहुल गांधी और तेजस्वी तो बोले नहीं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो फिर इस्तीफा दे दीजिए यदि सरकार आप नहीं संभाल सकते तो। राहुल गांधी का आतंकवादी हेलीकॉप्टर आतंकवादी आ गए हैं। हाँ, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर यदि उतरेगा शहर में तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ऐसे कलेक्टर को सैक कर देना चाहिए। भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का प्रोटोकॉल है उनको। वो एक मंदिर में जाना चाहता है और आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, बोलते नहीं साहब सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। और ये अपने आप को कहते हैं कि हम सुशासन दे रहे हैं। कुशासन के पुतले हैं ये, नकाब पे नकाब उतार रहे हैं। प्रधानमंत्री 1,000 करोड़ दूं क्या, 2,000 करोड़ दूं क्या, 10,000 करोड़ दूं क्या, क्या दिया आपने? मखाना बोर्ड किधर है? बोर्ड कौन सा बोर्ड? अरे मखाना बोर्ड का कम से कम एक बोर्ड ही बना के लगा देते कहीं। बस लिप सर्विस है, हवाबाजी है मात्र, पोपट पंची बोलते रहो। जनता परेशान हो गई है। और यदि कोई सोचता है कि इन लोगों के साथ भविष्य है, लोग जा रहे हैं, अब उनका ये कहना है कि भाई दलित मुस्लिम, अब मुस्लिम और यादव तो एक हो ही गए, अब दलित भी साथ में जा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता ने कहा है। फिर शहनवाज हुसैन को दिव्या दृष्टि प्राप्त हो गई एकदम। उन्हें कहा जो भीड़ आ रही है राहुल गांधी और तेजस्वी के लिए, वो टिकट मांगने वालों की भीड़ है। तो कम से कम इतना तो उन्होंने मान लिया कि बिहार की जनता को लगता है कि तेजस्वी और राहुल गांधी की पार्टियां ही सरकार बनाएगी, इसलिए टिकट मांगने वालों की भीड़ है। भाई डूबते हुए जहाज में कौन जाएगा अशोक जी? ये बोलते समय ये भी नहीं देखते कि ये क्या बोल रहे हैं और ये किसको इसका फायदा होगा। यदि लाखों की तादाद में लोग टिकट मांगने आ रहे हैं, इसका मतलब उस पार्टी में जान है, मैं वही वो सोच सरकार रहा था बनाने जा कि रही अगर है। अगर हर विधानसभा से 100 लोग टिकट मांगने वाले भी हैं तो भी मैं तो कुछ वही तो कहा। हजार लोग होंगे, मुश्किल से 3-4 हजार 5,000 लोग होंगे। मैं तो कह रहा हूं कि भैया ये सही, शहनवाज हुसैन ही सही। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 लाख लोग आ रहे हैं, आधी कॉन्स्टिट्यूंसी आ रही जी टिकट मांगने। कमाल इसका है। मतलब प्रॉस्पेक्ट है ना साहब। अनिल अंबानी का शेयर कौन खरीदेगा आज? जिसको भी शेयर खरीदना है वो मुकेश अंबानी का खरीदेगा। ये दिमाग से पैदल हो गई, क्या बोलते हैं इनको समझ में नहीं आता। ये उन दोनों को महिमा मंडित कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था ना, एक मोदी सब पे भारी। ये दोनों की जोड़ी पूरे तंत्र पे भारी पड़ रही है, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे उसको। जरा भी कुछ बोला तो एफआईआर। आप जवाहरलाल नेहरू को कुछ कहो, नहीं एफआईआर नहीं। आप इंदिरा गांधी को कुछ कहो, एफआईआर नहीं। गोली मारो सालों को, कोई कोई एक्शन नहीं। मुस्कुरा के कहा था। किसी किसी देश की होनहार डिफेंस के ऑफिसर को आतंकियों की बहन कहो, कोई एफआईआर नहीं। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और वो तो छोड़ दीजिए, वो तो बहुत पुरानी बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर एक एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है कि भाई इसको कहीं ना कहीं अटका दो। हम सामने सामने लड़ नहीं पाते तो फिर इसको एफआईआर दर्ज करवा दो, इसको कहीं जाने मत दो, इसको भाषण मत देने दो। पार्लियामेंट में बोलेगा तो पार्लियामेंट की मेंबरशिप रद्द करवा दो। जिस आदमी ने इसको रद्द करने की मदद की उसको एलिवेट करवा दो सर्वोच्च न्यायालय में। चर्चा सुनी हमने। यही हो रहा है और क्या हो रहा है। और हाहाकार मचा है। और ये ट्रंप ने तो इतनी बुरी हालत कर दी अभी। और मुझे ये जितने भी पामेरियन एंकर नहीं आए, इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए। अब अकेले भदोई में 13 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं सर, अकेले भदोई में। कालीन उद्योग का बिल्कुल। और ये लेबर ओरिएंटेड उद्योग है। कालीन उद्योग में 1,000 करोड़ रुपए के कालीन डंप पड़े हैं। बैंक का इंस्टॉलमेंट देना है, मैन्युफैक्चरर को ब्याज देना है, कई लोग बैंकरप्ट हो जाएंगे। वहां किसान
जो समय बचता है उसमें थोड़ा सा कालीन में काम करके पैसा कमा लेता है। उसके लिए सेकेंडरी जो सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो जाएगा। जो माइग्रेटेड लेबर है, जो कालीन के लिए जाते हैं, जब उनको वहां रोजगार नहीं मिलेगा तो कहीं और चले जाएंगे। और सपोज कल कालीन उद्योग खुल भी गया तो फिर वो क्या लोग वापस आएंगे फिर कालीन के उद्योग में? हमने कोविड के टाइम पे वो देख लिया, जो लोग गांव वापस आ गए उसमें से 60% तो गए नहीं वापस। 25 लाख 13 लाख का यह आंकड़ा है और 25 लाख अकेले हीरा तराशने वालों का आंकड़ा है। ये लेबर ओरिएंटेड जॉब्स है। और मोदी जी और अमित शाह जी को यदि सूरत में क्या हो रहा है इसकी भी कल्पना नहीं होगी तो फिर घनघोर समस्या हो गई इन दोनों के साथ। अपने गृह राज्य में तो कम से कम हिंदी अंग्रेजी नहीं समझती तो कम से कम गुजराती तो समझती होगी। सुहाल छे पूछो जरा डायमंड वालों को। फर्नीचर उद्योग, डायमंड उद्योग, पूरा आंध्रा से तमिलनाडु तक जो कोस्टल एरिया है हाहाकार मचा हुआ है। सी फूड एक्सपोर्ट, जो मेजर मेजर हिंदी में गिनाऊं, फर्नीचर, सी फूड, ऑटोमोबाइल, डायमंड्स, ज्वेलरी, कालीन, टेक्सटाइल, अपैरल और टेक्सटाइल। डेयरी, बिल्कुल। टेक्सटाइल में नोएडा तक की यूनिट बंद हो रहे हैं। अगला बुकिंग नहीं है। अच्छा, लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं कि अमेरिका के लोग कुछ कुछ लोगों ने चैनल में बोले जब अमेरिका में परेशानी हो जाएगी, महंगा माल मिलेगा तो वो ट्रम्प को सबक सिखा अरे देंगे। सर, अरे अरे सर, भैया, अमेरिका के लोग अपना सर पीट लें, हमें क्या करना है नहीं उससे? नहीं 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 नहीं, अरे और दूसरी बात कह रहा हूं मैं। भारत की जगह लेने के लिए टेक्सटाइल में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, चाइना तैयार बैठा है, तैयार बैठा है। बिल्कुल, और उनका कालीन टैरिफ हमसे भारत की कम है। जगह लेने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की लाइन में बैठा हुआ है। बिल्कुल नजर हटी, दुर्घटना घटी। ये लोग जाएंगे। आप यदि फॉर एग्जाम्पल अशोक ब्रांड का शर्ट पहन रहे हैं अमेरिका का कोई, उसको क्या फर्क पड़ता कि ये इंडिया में बना कि चाइना में बना कि हांगकांग में बना कि बैंकॉक में बना? कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम आईफोन लेते तो वो देखते कहां बना है। आईफोन आईफोन है, इंडिया में बना कि पाकिस्तान में बना। यहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए, मतदाताओं को, यहाँ के जनता को ये समझ लेना चाहिए कि भारत की जगह लेने के लिए पूरा विश्व लगा हुआ है। एशिया के तो सारे देश लगे हुए हैं कि भारत की जगह कैसे ले लेते। डायमंड पॉलिशिंग में भी थाईलैंड से लेकर तमाम देश लाइन में लगे हुए हैं, वो हीरा उद्योग रिप्लेस करेंगे। ऑटोमोबाइल के लिए मैक्सिको लगा हुआ है जो लक्ष्य है। टेक्सटाइल में फिलीपींस है, और ये बोलते फिलीपींस के साथ हमारा फ्री ट्रेड हो गया। अरे भाई मेरे आका, फिलीपींस खुद माल बेच रहा है अमेरिका को कपड़ा, तुमसे काय को खरीदेगा? ट्रेड हमारा इंग्लैंड के साथ ट्रेड, फ्री ट्रेड हो गया। देखिए क्या करता है निर्यात, 3% है टोटल। हमारे टोटल निर्यात का 3% यूके के साथ होता है। कितना बड़ा चाइना हमारे लिए सेलर है, चाइना माल बेचता है भारत को। जो टोटल चाइना का व्यापार है भारत के साथ, उसमें मात्र 3 या 4% भारत से आयात करता है। बाकी 97% वो भारत को देता है। वही हालत रशिया की है। मैं रशिया से बात करने जाएंगे तो क्या करने जाएंगे? और माल खोल दोगे और दे दोगे। बहुत बुरी स्थिति है। ये बेरोजगारी का मतलब क्या होगा? ये विस्फोटक स्थिति है, समझ नहीं रहे। कई कई सुइसाइड कर लेने लोग। अल्टरनेट मार्केट नहीं है आपके पास। भारत सालों से यदि कालीन दे रहा था अमेरिका को, तो कई बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की सब प्रयास कर रहे थे, लेकिन जगह नहीं मिल रही थी। अब आप यूरोप में जाओगे तो उस यूरोप में ये लोग ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, उनके साथ कॉम्पिटिटिव रहना पड़ेगा आपको। और एक बात मैं आपको पूछूं, आप तो हिस्टोरियन है, आप देखते भी है, मुझे एक बात मैं, क्योंकि
इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, तो इतना तो मैं समझ रहा हूं। 1947 से लेकर आज तक सरकारों ने एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए क्या किया? हर सेक्टर ने अपने आप बलबूते पे, अकेले के बलबूते पे विदेश के मार्केट ढूंढे। कालीन वालों ने अपना देखा, बेचा। फार्मा ने अपना मार्केट ढूंढा। फिश वालों ने अपना मार्केट ढूंढा। ऑटोमोबाइल पार्ट्स ने अपना मार्केट ढूंढा। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट में तभी एंट्री मारी जब किसी को ऑब्लाइज करना होता। तो अपने दो चार दोस्तों को ऑब्लाइज करना है तो पता हो तुम क्या बेचते हो भाई, हम शर्ट बेचते हैं, तो चलो इस बार शर्ट पे हम सब्सिडी देंगे, 10 रुपए एक शर्ट पे, ले लो हमसे करोड़ों रुपए ले लो। वैसे नहीं देना है तो ऐसे दे सकते हैं। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं सर, क्योंकि मैं ये आज से 10 15 20 साल पहले की बात है। ये मैंने स्टोरी की थी। जो ग्रेप ग्रोअर्स है अपने यहाँ, जो अंगूर की खेती करने वाले किसान है, उनका एक एसोसिएशन है। वो बार बार पीड़ित थे कि हमारे अंगूर लंदन के सुपरमार्केट में या अमेरिका में जाते हैं तो ज्यादा सेल्फ लाइफ नहीं है उसकी, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो अमेरिका में कोई टेक्निक विकसित हुई थी ग्रेप कटिंग की। उसके लिए 1 साल तक पत्र व्यवहार चलता रहा सरकारों के साथ एसोसिएशन का। ये टेक्नोलॉजी के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग दिलवाई, ये करवाई। सरकार ने कुछ नहीं किया। ग्रेप ग्रोअर्स एसोसिएशन ने अपने बलबूते पे एक टीम भेजी, वहां से टेक्नोलॉजी लाई और अपने यहाँ इंप्लीमेंट की और अपना अंगूर वहां जाके शेल्फ लाइफ बढ़ा के गया। वो एक पर्टिकुलर टाइप की कैंचियां होती थी जिससे वो अंगूर के गुच्छे काटे जाते थे, और एक विशिष्ट एंगल से कटते थे जिसका उसका लाइफ शेल्फ, वो मुझे खूब टेक्निकली बता रहे थे। खुद लोगों ने किया, अपने बलबूते पे किया। जब मैं इंदौर में फ्री प्रेस जर्नल में मैं बिजनेस एडिटर था, तब एक स्टोरी की थी मैंने। इंदौर में इंडस्ट्रियल एरिया में एक यूनिट था, डेट्रॉइट इंडिया लिमिटेड। मैं मिलने गया, डेट्रॉइट इंडिया लिमिटेड है, करता क्या है ये आदमी? सिर्फ इतना पता पड़ा था कि यहां महीने में बड़े बड़े कंटेनर लग के माल जाता है। एक तो वो डर गया, अखबार वाला आया तो कि विज्ञापन विज्ञापन मांगने आया होगा। तो बोला नहीं, हम विज्ञापन, मैंने मुझे विज्ञापन भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, महामहिम करते क्या हो। और उसने जब मुझे बताया तो मैं मतलब मैं मुझे समझ में नहीं आया उस आदमी के चरण छू या क्या करूं। वो वहां पे वेलोसिटी शाफ्ट बनाता था सर, इंदौर में बनता था वेलोसिटी शाफ्ट। और अमेरिका में यदि कोई बड़ा पिकअप है और उसको बैंक फाइनेंस कर रही है, तो उस फाइनेंस के एग्रीमेंट में क्लॉज होता था कि ये बैंक इस व्हीकल को तभी फाइनेंस करेगी जब इसमें वेलोसिटी शाफ्ट जो है वो डेट्रॉइट इंडिया का लगा हो। ये क्वालिटी थी। ये आज से 20 25 साल 30 साल पहले की, 30 साल तो मुझे दिल्ली में वाकई हो गए, मैं उसके पहले की बात कर रहा हूं। आप कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑटोमोबाइल पॉलिसी की उसके लिए तय की थी? ये खुद जाके लोगों ने एक्सप्लोर करके अपना मार्केट डेवलप किया। मुझे लगता है अशोक जी कि आपकी ये बात अगर चली गई मंत्री जी के पास, तो हमारे एक मंत्री जी हैं जो नया नियम बना सकते हैं कि बैंक से आपकी कार फाइनेंस तभी होगी जब जो है आप ये वादा अडानी जी के करेंगे कि एथेनॉल अडानी एथेनॉल वाला तेल खरीदेंगे। अभी क्या है सर, मैं क्या बताऊं आपको। तो ये पीड़ाएं होती है। अभी दूसरी बात क्या है, जितने भी पामेरियन जो एंकर नहीं है, जो सुबह शाम तक भोगते हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, 40 देशों के साथ अब भारत का एग्रीमेंट होने वाला है। कौन से 40 देश है जरा बताइए, सरकार बताए 40 देश, और 40 देशों में कितना एक्सपोर्ट वर्तमान में हो रहा है ये बताएं। पूरे 40 देश मिलके भारत का 5% एक्सपोर्ट भी नहीं हो रहा होगा वहां पे। उससे एग्रीमेंट करके आप अमेरिका की जगह ले लोगे? अमेरिका का मार्केट उधर ढूंढोगे आप, क्योंकि आपने कालीन एक्सपोर्ट कर रहा है, करने दो, सरकार को कोई लेना देना नहीं, सरकार सिर्फ पैसा गिनेगी। टैक्स दे दो बस। फार्मा एक्सपोर्ट कर रहा है, कर रो, फार्मा पे कोई प्रॉब्लम आ गया तो फार्मा एसोसिएशन लड़ रहा है, सरकार को कोई लेना देना नहीं। सरकार ने कभी प्रयास किया? क्या कभी प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि मैं यूरोप के दौरे पे जा रहा हूं, ऐसा कौन सा माल है जो यूरोप में नहीं बिकता अपना? क्यों नहीं बिकता भाई अडानी जी यूरोप का। में? चलो इन लोगों को लेके जाओ और इन लोगों को वहां इंट्रोड्यूस करो, इन उद्योगपतियों को।
और यूरोप का मार्केट कैप्चर करो। कभी प्रधानमंत्री ने सुना नहीं, वो लेके जाते अंबानी को, राफेल दिलवाने। जिस अंबानी ने खिलौना नहीं बनाया प्लेन का, वो प्लेन बनाने का ऑप्शन कंपनी लेके आया। क्या ऑर्गेनाइज किया अनिल अंबानी ने, जर्मनी में क्या हो गया भगवान जाने। ये फ्रांस में डील ही कर दिया उनके साथ। वो गौतम अडानी जी को लेके जाते हैं। बाकी लोग क्या है, सही मायने में आत्मनिर्भर तो हमारे यहाँ का एक्सपोर्टर है, अपने बलबूते पे किया उसने। और सरकार के पास हाथ पैर जोड़ता है कि सिर्फ मेरा माल जाने दो भाई साहब, उसमें भी रुकावट मत डालो। मेरा किसान प्याज भी बेच सकता है अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, सरकार बेचने दे तब ना। जब अंतरराष्ट्रीय रेट मार्केट में ज्यादा होते हैं तो मेरा किसान को मरवाते ही बैन कर देते एक्सपोर्ट। जब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बिल्कुल धस हो जाता है मामला, तब हमारे यहां से बोलते कि मार्केट खोल दिया, कौन खरीदेगा तुम्हारा प्याज। ये तो उनकी पॉलिसी है। सोयाबीन इंपोर्ट नहीं होने देंगे, सोयाबीन तेल इंपोर्ट करेंगे। सोयाबीन तेल आपने इंपोर्ट करवाया, वो तो बीटी सोयाबीन का तेल था, सस्ते में आ गया। यहाँ पे मेरा नॉन बीटी सोयाबीन का तेल मर गया। मेरा सोयाबीन का जो फार्मर है, जिसको 8 से 8.5 12,000 तक रेट गया था क्विंटल का सोयाबीन का, आज 3,500 पे दम मोड़ रहा है। यह है आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी। एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के 4 मूर्ख इकट्ठा होते हैं और वो तय करते हैं किसको ऑब्लाइज करना है, किसका भला करना है, ये तय करते हैं 4 उद्योगपतियों का। बाकी गए तेल लेने। 11% ड्यूटी थी कॉटन की, अमेरिकन कॉटन पे खोल दिया आज, और दिसंबर तक का उसका एक्सटेंशन दे दिया। अमेरिका का कपास भारत में बिना ड्यूटी का आएगा अभी। जिस दिन यह आदेश हुआ उस दिन 1,500 रुपए क्विंटल कपास टूट गया। मेरे जिले में सबसे ज्यादा आत्महत्या होती है। मेरा जिला सबसे ज्यादा कॉटन ग्रो करता है, उगाता है। मर गए चांदी हम के लोग। कटोरे को भीख का कटोरा बना दिया। भीख का कटोरा नहीं सर, जहर पीने का कटोरा बना दिया। ये भी ठीक चांदी है, का ये भी कटोरा था, इट हैज बिकम अ ब्लडी बाउल ऑफ अ पॉइजन एंड यू हैव बीन कंपेल्ड टू ठीक। कंज्यूम पॉइजन because of these shameless leaders and their policies. कोई किसी को लेना देना नहीं, हाहाकार। कोई किसी को कोई लेना देना नहीं। नोबडी इज बॉदर्ड अबाउट भदोही में बाबा लुंगी पहन के बैठे लखनऊ के दरबार में, राम जी देख लेंगे सब। सूरत में हाहाकार है, सूरत का बुरा हाल है, पूरे गुजरात में बहुत बुरा हाल है। मैं बुरा जिससे बात करता हूं, मतलब 1-2 लोग तो सेम है। बिल्कुल दे ब्रोक डाउन, रो दिए। बोले बैंक का बहुत एक्सपोजर है अशोक जी, बैंक यदि सर पे बैठ गई तो बस पूरे और घर को ही। बैठ जाएगी, बैंक को रोका भी मतलब नहीं उसके जाएगा शब्द उसके थे, लिए, बैठ जाएगी। बैंक ने यदि प्रेशर बढ़ा दिया और थोड़ा 1-2 महीने बाद नहीं कुछ कर पाया, तो बोले बस इसके सिवा बस दुनिया से निकलना ही है अशोक जी, कुछ नहीं कर पाएंगे। सुन के ये अजीब स्थिति है लगा। और आप कहते हो कि सब ठीक हो रहा है, भारत विश्वगुरु बन रहा है, और वहां पे हमारे भागवत जी आके भाषण दे रहे हैं, स्वदेशी चलो। मतलब हर आदमी अभी अपने बाथरूम में भी कारपेट लगाओ। अमेरिका नहीं जा रही कारपेट, तो हम खुद खरीदेंगे। एक अडानी एक जी आदमी ने 2-2 शर्ट 1,000 पहनो। का 1,000 करोड़ का जेट खरीदा अमेरिका से, और उसमें पता नहीं कितने करोड़ का सब फिटिंग विटिंग लगवाया अभी स्विट्जरलैंड से। 17 और 17 17 हमारे आपके लिए देशभक्ति है कि स्वदेशी खरीदो। नहीं नहीं, वही तो कहा। 11 एयरक्राफ्ट हो गए उनके, उसमें से एक भी भारतीय नहीं। अच्छा, स्वदेशी आदमी कहाँ से खरीदेगा ये बताइए? होगा मार्केट में अवेलेबल तब खरीदेगा ना। मैं मैंने तो खरीदना कहा चाहता ना। हूँ कोई चीज, अच्छा मार्केट में मुझे होगा एक तब तो बताओ, खरीदेगा। नहीं नहीं, मुझे एक बात बताओ, जो 40% अकेला झींगा जाता था अमेरिका, तो स्वदेशी के नाम पे क्या हम झींगा 4-4 बार खाए? बिल्कुल। अमेरिका नहीं खरीद रहा तो हम ही खरीदेंगे। हम कर सकते हैं ऐसा? एक आदमी अरे 3-3 शर्ट पहनेगा दिन में। उसमें भी ये लोग पहुंच के फ्रिज चेक करना शुरू कर देंगे, कम से कम मुसलमानों का। हाँ, इनका क्या मुसलमानों का। ठिकाना। हाँ ये झींगा है या क्या है, क्योंकि इनके बिल्कुल। तो बाप को मालूम नहीं झींगा कैसा दिखता है। मतलब एंड होता क्या, क्राइसिस आते हैं सर, ऐसा नहीं है। हर देश में क्राइसिस आते हैं, परिवार में क्राइसिस आते हैं, सैंक्शन आपके ऑफिस में सैंक्शन आते हैं, लगा मेरे था ऑफिस में हमारे आते ऊपर। हैं। हाँ, बिल्कुल। सैंक्शन लगे थे, लेकिन हम उसके बारे में सोचेंगे क्या?
उसके बारे में नहीं सारा सोच जोर रहे तो आप। डाइवर्जन पे है, सारा जोर तो डाइवर्ट करने पे है कि खबर कोई बड़ी ना कोई बन आई पाए। आई एम नॉट सीइंग अबाउट ये जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए पैकेजेस क्या है, कोई कोई नहीं। उद्योगपतियों के लिए पैकेजेस मिल जाते हैं, बेल आउट पैकेज मिल जाते हैं। आज कारपेट वालों के लिए क्या पैकेज है, टेक्सटाइल वालों के लिए क्या क्या पैकेज है। दक्षिण से लेकर उत्तर तक टेक्सटाइल का पूरा बेल्ट मार खा गया। अब महाबैठक महाबैठक की बात की गई थी, महाबैठक आ गया, पूरा गोदी मीडिया पे छा गया। अब उस महाबैठक में हुआ क्या, ये हमको आपको कुछ नहीं पता है। नहीं, मुझे बताइए ना, महाबैठक में भी होगा कौन, महाबैठक में बैठेंगे कौन? वो तो जो है वही बैठेंगे। मुझे मुझे अमेरिका के साथ कैसा डील करने वाले लोग नहीं चाहिए। मुझे वर्तमान में वो चाहिए कि तू मुझे बता कि अभी की जो मेरी समस्या है, इसका निदान कैसा होगा। नोबडी इज बॉदर्ड। इसके बारे में बात करने को कोई तैयार नहीं है। 40 देशों के साथ अब हमारा हो गया, बिल्कुल। 40 देशों के साथ हो गया तो भदई में लोगों का कारपेट प्रोडक्शन चालू हो जाएगा कल से। बेरोजगार के लोगों के बीच में इस एंकर और एंकरनियों को बिठाना चाहिए। ये 1.5 लाख लोग फैक्ट्री के बाहर खड़े हैं, इनके बीच में बैठ के एंकरिंग करो और बताओ। पीड़ा होती है सर, मतलब रेस्टलेसनेस है। जब जब से मैं अखबार जिधर फोन लगाओ, जिस एक्सपोर्ट मार्केट में फोन लगाओ, जिस एक्सपोर्टर से बात करो, उसके बाद लगता है कि अपने आप को डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिसको कुछ करना है वो कुछ कर नहीं रहा है, वो भाषण दे सारी रहा है। प्रॉब्लम यही है अशोक जी, आपने बिल्कुल कहा कि प्रॉब्लम्स आती रहती हैं हर देश में, हर समय प्रॉब्लम्स आती हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब सैंक्शन लगा दिया गया था, एटॉमिक हम लोगों ने किया था, बिल्कुल, तो अटल जी के टाइम प्रॉब्लमेटिक पे टाइम था, लेकिन हाँ, लेकिन उसका मुकाबला किया गया। अटल जी थे तो ये किया नहीं कि गया। हम उसको निगेटिव कहना शुरू कर देंगे। भारत सरकार तो भारत की थी हमारे, नहीं 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 सबने नहीं, मिलकर सवाल यह उसका है कि मुकाबला किया और अमेरिका को भाई झुकाया। सबको सबको मालूम था कि सैंक्शंस लगेंगे, हाँ, तो दे वर तो मेंटली उसके पहले प्रिपेयर्ड। उन्होंने दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। आपको ये पता था कि अमेरिका, ट्रंप आया बोला मैं सबको रेसिप्रोकल लगाऊंगा, आपको पता था कि अमेरिका आप पे टैक्सेस लगाएगा, अमेरिका आपके लिए आपको कंपेल करेगा मार्केट खोलो। आपने मार्केट नहीं खोलने हैं तो आपको दूसरी जगह मार्केट तलाशने होंगे। फिर अमेरिका 500% लगा दे, क्या फर्क पड़ता है, माल ही नहीं बेचना तेरे को, बेचना ही नहीं भैया, तेरे को जो करना सो कर। भाई चाइना ने यही कहा ना, लगा दो, हम भी लगा देंगे और लगा दो। हम लगा देंगे। वो 30 पे रुक गया। लेकिन चाइना चाइना ने इतना कर दिया है कि चाइना के पास पूरा वर्ल्ड मार्केट है, अपने पास है क्या? वही 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 बात है। वही अपने जो पुराने ट्रेडिशनल मार्केट चल रहे हैं उसी में हम, उसी आंकड़ों को हम बड़ा बड़ा के बताते हैं। हमने हमने कोई ऐसी चीज का एक्सपोर्ट पिछले 10-15 सालों में नया किया ही नहीं, या कोई नई चीज ढूंढी ही नहीं जो दुनिया के लिए मजबूरी हो कि नहीं खरीदेंगे तो काम कैसे चलेगा। अब कपड़ा आपसे नहीं खरीदेगा, बांग्लादेश से खरीद लेगा। अच्छा, उसमें एक चीज जोड़ा जा सकता है कि इसमें जो टेक्सटाइल है, अगर किसी को ये लग रहा है कि इंडियन ब्रांड्स के कपड़े बिकते हैं, तो उसको ये समझना ना चाहिए ना कि ना ना ना, अमेरिकन ब्रांड हमारे जो हैं वो मैंने यहां वही से तो कपड़ा एग्जैक्ट बनवाते हैं, मैंने तो वही वो तो कहा कि बांग्लादेश से वह बनवा लेंगे, वहां सस्ती मजदूरी है। मैंने वही तो कहा कि जो आदमी एक, फॉर एग्जांपल कोई रेडी, आप एक रॉबर्ट नाम का कोई शर्ट का ब्रांड है, वो पहनता है तो उसको रेबैन का चश्मा, अब अमेरिका में रेबैन का चश्मा खरीदने वालों को क्या फर्क पड़ता है कि वो चाइना में बना इंडिया में बना, उसको तो रेबैन प्रोडक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम जब टाटा का जूता पहनते हैं तो हमको ये क्या मालूम, बाटा का जूता पहनते तो हमको क्या मालूम आगरा में बना है कि कानपुर में बना है कि तमिलनाडु में बना है कि चाइना से अरे आया है। मजेदार मजेदार किस्सा तो ये होता है अशोक जी कि मैं लंदन गया, वहां एक दोस्त कहे चलिए आपके लिए कुछ अच्छी शर्ट खरीदते हैं। अब शर्ट में देखना शुरू किया तो मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया। तो मैंने कहा यार, जब मेड इन इंडिया और बांग्लादेशी खरीदना है तो पाउंड में क्यों खरीदेंगे, इंडिया जाकर रुपए में खरीद लेंगे। बिल्कुल तो वो तो जब बिल्कुल बिल्कुल। देखोगे तो पता चलेगा, वरना कौन देखता है उसको। वो तो शर्ट अच्छी लगी, कपड़ा अच्छा लगा, आदमी खरीद लेता कपड़ा है। अच्छा लगा, ठीक है, वो और ब्रांड होता है ना, ब्रांडेड में ब्रांड तो वो टेक्स भी नहीं गारंटी। दिखेगा। ब्रांड, भाई बिल्कुल ब्रांड तो गारंटी लेता है ना, सिर्फ ब्रांड टेक्स बिल्कुल, आप फला गारंटी। ब्रांड, बिल्कुल। कोई रास्ता दिख रहा है आपको? और बिहार में रास्ता कुछ आगे क्या नहीं। लग रहा है? दोनों चीजों का एक साथ ले लीजिए आप। बिहार में तो सर मुझे लगता है कि बिहार में अब इनकी एनडीए गठबंधन की जिस हिसाब से अब इनके पैरों की जमीन खिसक गई है। देखिए 11 और पे क्या शगुफा करते हैं, मैं तो अभी अंतिम सूची का इंतजार कर रहा हूँ, मतदान की सूची अंतिम क्या आती है, और अंतिम सूची आने के बाद बिहार कैसा बिहेव करता है ये भी देखना है मुझे।
अंतिम सूची आने के बाद भी बिहार में कोई ऐसा भयानक शुरू नहीं हो जाए मूवमेंट कि चुनाव करवाना भी मुश्किल हो जाए, ये भी हो सकता है। देखिए, हम लोग तो अपने चैनल पे करते नहीं हैं, लेकिन कई सारे जहाँ ज्योतिषी वगैरह आते हैं, वहाँ सितंबर को बड़ा इम्पोर्टेंट बताया जाता है, तो ज्योतिष के लिहाज नहीं से नहीं सर, बताया जा रहा है। नहीं नहीं तो भाई सर, ज्योतिष के लिहाज नवंबर से तो नहीं, ज्योतिष के लिहाज से सितंबर नहीं, लेकिन ग्राउंड पॉलिटिक्स पे क्या लग रहा है? सितंबर कुछ लग भाई रहा है आपको? ग्राउंड पॉलिटिक्स में भी मैं ज्योतिष की ही भाषा में कहूं तो सारे ग्रह बिल्कुल वक्र दृष्टि से देख रहे हैं एनडीए की तरफ से, सारे फैक्टर वक्र दृष्टि से देख रहे हैं और ये एनडीए के पंचांग देख पास। के नहीं, ज़मीन देख के कह रहे हैं हम लोग। जमीन देख के बता रहा हूं मैं आपको। एक छोटा-सा बस सवाल पूछना था हाँ अशोक जी, एक बहुत हाँ छोटा-सा सवाल पूछना था। आपको मुझे लगता है कि 3 से 4 दशक हो गए पॉलिटिक्स को देखते हुए और रिपोर्ट करते हुए। और उसके पहले 1 दशक तो होता ही है जब हम देखते हैं, हाँ सीखते हैं, नई-नई आँख खुली होती है, यहाँ-वहाँ देखते हैं। मीडिया पर इतना ज़्यादा भरोसा करने वाली सरकार आपको पहले कभी दिखी थी? इसमें बीजेपी, नहीं कांग्रेस सर, सब छोड़ दीजिए। नहीं किसी स्टेट में मैं भी आपको केवल मीडिया के सहारे मतलब तिनके के सहारे तूफान टाला जा नहीं नहीं सकता है, दो जितना ज़्यादा दो मीडिया बातें के हैं। ऊपर भरोसा है। नहीं नहीं सर, भरोसा नहीं, आप शब्द चेंज करिए। इतना ज्यादा मीडिया का मिसयूज करने वाली सरकार मुझे नहीं दिखी। यकीनन मालूम है मोदी जी को कि 15 लाख लोग भदोई, 13 लाख लोग भदोई में बेरोजगार हो रहे हैं। उनको ये भी मालूम है कि 25 लाख से ज्यादा लोग सूरत में काम के बिना बैठे हुए हैं। ये सारी खबरें हैं उनके पास, लेकिन ये खबरें मार्केट में आएगी तो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, इसलिए ये खबरें आने नहीं देते। मीडिया का मिसयूज करता, इतना ज्यादा ब्लंटली मिसयूज चाहे इमरजेंसी के टाइम पे भी नहीं हुआ था। इमरजेंसी के टाइम पे मीडिया पे दबाव था, लेकिन मीडिया इतना आजाद था कि वो पूरा एडिटोरियल ब्लैंक छोड़ते थे। यदि संपादकीय हमारे हिसाब से आप निकले नहीं देंगे तो संपादकीय खाली जाएगा, आपके पक्ष में नहीं लिखेंगे। आपके पक्ष में नहीं लिखेंगे। ये इतना मिसयूज हो गया है नहीं, दो कि 2-4 आपके दलाल तो आपको हमेशा होते थे, बेरोजगार नहीं लेकिन सारे दिखते। दलाल नहीं हो आप जाते थे। नहीं नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दलाल नहीं है। ये मैं सारे दलाल इसलिए नहीं होते कि पैसे के लिए हो रहे, डर के मारे हो रहे। नहीं, नहीं। इन अखबार मालिकों ने जो नंबर 2 के काम किए हैं, अखबार मालिक के बनते, किसी ने मॉल खड़ा कर दिया, किसी ने जमीनों का काम कर दिया, किसी ने 4 लाइसेंस इधर ले लिए, उधर ले लिए, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण कर दिया। अखबार के मालिक है हम। मोदी जी ने हर एक के पूंछ पे पैर रखा है और ये बंदर जैसे नाचने लगे हैं। फिर क्या हुआ कि बीजेपी की विचारधारा के लोग प्लेस होने लगे और फिर वो बीजेपी की प्रवक्ता बन के ही बात करते हैं। अब तो आप बिल्कुल देखिए सही। शाम के डिस्कशन क्यों करते हैं, क्योंकि बीजेपी ने उनको नौकरियां दी है। उनकी औकात नहीं कि उस अखबार में वो एक मतलब ट्रेनर भी, ट्रेनी भी रहे, इंटर्नशिप भी नहीं करे। ऐसे एंकर्स और एंकरनियां बैठी है, इंटर्नशिप की औकात नहीं उनकी जर्नलिज्म में, लेकिन बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हैं क्योंकि बिठाए गए। ऊपर से आदेश है इसको रखो, रख लिया भाई। फिर वो मनमाने तरीके से बोलता है, पूरी उसको हिस्ट्री समझ में नहीं आती, उसको ज्योग्राफी नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है, कैसा नहीं बोल रहा है। पढ़ना नहीं, लिखना नहीं, सिर्फ इंतजार करना पीएमओ से, जोशी साहब कोई है वो क्या देते हैं तुमको लाइन, उसी लाइन पे चलना है। आज सुबह से कुछ नहीं, यही चलवाओ कि 4 बार ट्रंप ने फोन किया और मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? मैं तो पूछ रहा हूँ, चलवाओ। क्यों नहीं उठाया? उससे अरे मैंने, हमारा क्या अरे भाई फ़ायदा हुआ? मैंने क्या कहा, उठाया मैं ये बताने के लिए कि मोदी जी ने ट्रंप को आईना दिखा दिया। अब देखिए जमीन खिसक गई, ट्रंप भूखा मरेगा, ट्रंप अमेरिका को घुटने पे ला दिया, ये हेडलाइंस होते हैं। हम तो पागल ट्रंप कहते हैं, हम तो ट्रंप को राष्ट्रपति कहते ही नहीं, बोला पागल है वो, मैं पहले पहले दिन से कह रहा हूँ पागल है वो। पागल पागल ट्रंप है वो। बंदर के हाथ में वसूरा मतलब लग गया, सबको मार रहा है वो। मतलब अशोक जी, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि ट्रंप कल बर्बाद होता हो तो आज हो जाए, अमेरिका कल बर्बाद होता बिल्कुल। हो तो आज हो जाए। हमें, मुझे तो चिंता मुझे अपने क्या, देश की है, अपने लोगों की है। मुझे क्या अमेरिका से मतलब है सर। तो ना मुझे मैं सही कह जाना रहा हूं, है, ना कल मैंने बर्बाद वीज़ा हो जाए, अप्लाई आज किया है। बर्बाद हो जाए, पाकिस्तान का कल भूखा मरे, पाकिस्तान बाढ़ में मरे, जाए चूल्हे में, मेरे यहां का क्या। इनको दूसरी की चिंता है। जयशंकर गए, उन्होंने हाथ मिलाया चीन के राष्ट्रपति से, बोले देखो चीन के राष्ट्रपति के पैरों की जमीन खिसक गई,
जयशंकर ने आंखों में आंखें डाल के बात की। बताओ लो, आंखें भी बात करने लगी इनकी। किसी ने लिखा टेलीफोन पे आंखें दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने बात की। अब उन्होंने टेलीफोन पे आंखें दिखाई और उन्होंने टेलीफोन पे आंखें देख ली। वीडियो कॉल होगा। मतलब क्या आप इसको अनंत काल वस्तुस्थिति तक खींचा जा सकता है। आप लोग मुझे यदि किसी ने कहा कि भाई भारत के प्रधानमंत्री, तो हम तो प्रधानमंत्री का साथ देते हैं। हम बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री के, हमारी पीड़ा है कि मेरे प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरी पीड़ा है। मेरी सरकार को ये इशू समझ ही नहीं आ रहा है या जानबूझ के निगलेक्ट कर रहे हैं। अशोक जी, एक लाइन में मैं कह दूं ये बात कि अगर प्रधानमंत्री महोदय भारत के साथ खड़े होते तो हम तो उनके साथ खड़े होते ही, हम कहां जाते। और चूंकि जो मीडिया क्रिएट की है वो ये सारी खबरें आप तक नहीं ला रही है, बजाय ये बताने के कि हमारे यहाँ जो बेरोजगार हुए हैं उनका क्या होगा, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं उनका क्या पैकेज है, जो इंडस्ट्रीज विदेश निकलने की तैयारी कर रही हैं, दूसरे देशों में बसने की तैयारी कर रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या है, ये सब बताने की जगह 4 बार फोन किया, नहीं उठाया। मेरा सीधा सवाल है, भाई उठा लेते, हो सकता है कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति होती है वो ऐसे चलती नहीं है। और ये भी बता दूं कि ये खबर सबसे पहले जर्मनी के एक अखबार में छपी और कोई सोर्स उसका नहीं दिया गया, और बाद में जब सोर्सेस से पता किया गया तो यही लगा कि वो खबर गलत है। और गलत हो सही हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए कि जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का, बाकी इंडस्ट्रीज का नुकसान हो रहा है, वो नुकसान कैसे पूरा किया जाएगा। और उस पर बात करने की जगह, जैसा अशोक जी ने कहा कि सब हलवाई बन गए हैं, और हलवाई बड़ा शानदार पेशा होता है। मेरी और अशोक जी दोनों की बचपन में सबसे प्रिय कोई जगह थी तो वो हलवाई की दुकान थी। लेकिन हलवाई ही दुकान में अपने काम करे तो अच्छा है, अगर वो खबरें घुमाने लगेगा गोल गोल तो क्या होगा आप जानते नहीं, हलवाई कचौरी की जगह पे भी जलेबी दे दो, प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तो कोई भी चीज मांगो जलेबी निकालता है, कोई भी चीज मांगो, खाकरा मांगो जलेबी, फाफड़ा मांगो जलेबी, ढोकला मांगो जलेबी, समोसा मांगो जलेबी। और किसी को कंप्लेंट करो कि ये साहब बार बार जलेबी दे रहे, वो बोलता मेरे पास आ जाओ, वो जलेबी की जगह इमरती तलना शुरू कर देता है। प्रॉब्लम ही है। तो जाइए, इमरती खानी हो इमरती खाइए, कचौड़ी खानी हो कचौड़ी खाइए, और अच्छी खबरें, सही खबरें जाननी हो तो अल्टरनेटिव मीडिया के पास जाइए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अशोक। धन्यवाद, धन्यवाद।